और सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर सिर्फ पॉलिटिशियंस को डेटा बेचने के ही एलिगेशन नहीं लगते, बल्कि दंगे कराने के भी एलिगेशन लगते हैं। बिग बास्केट के 20 मिलियन कस्टमर्स का डेटा चुरा लिया गया था कि ये लोग जो आपका मोबाइल है, जो आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, डिवाइस के थ्रू आपकी आवाज भी सुन सकते हैं। किसी के लिए बीजेपी देश के लिए थ्रेट है, किसी के लिए कांग्रेस जो है वो देश के लिए थ्रेट है, और इस डेटा को खरीद के आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो म्यांमार में क्या हुआ कि उस टाइम पे एंटी रोहिंग्या फेसबुक के ऊपर पोस्ट बहुत चल रहे थे। फेसबुक को जब पता था कि दंगे हो रहे हैं उनके पोस्ट की वजह से, तो उन कंटेंट को रोकने की बजाय उनको वो चाइना के अंदर जो टिकटॉक है उसका वर्जन एकदम अलग रखती है यूएस के कंपैरेटिवली। देखिए, हम लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक वगैरह, इसके लिए हमें एक भी रुपया नहीं देना होता, लेकिन इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो ओनर्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के डेटा सेंटर वगैरह मेंटेन करते हैं ताकि हम लोग फोटो वीडियोस ये सब अपलोड कर पाएं। खाली फेसबुक की बात करें अगर, तो इनके 18 डेटा सेंटर हैं जिसकी कॉस्टिंग $20 बिलियन से भी ज्यादा है। ऐसे ही हर सोशल मीडिया साइट को बिलियंस ऑफ डॉलर लगाने होते हैं, तब जाके एक नेटवर्किंग साइट चल पाती है। तो आज की डेट में जहां लोग हवा गुब्बारे बांध के बेच दे रहे हैं, ये लोग सारी चीजें फ्री में क्यों दे रहे हैं? अब आप कह सकते हो कि हमारा जो डेटा यूज होता है उससे पैसा बनाते हैं, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर हमारा डेटा ले भी लें तो हमारा तो कोई सीक्रेट है नहीं, एक दो ईमेल आईडी नेम अगर आप ले भी जाओगे तो हमारे पास तो कुछ छुपाने को है ही नहीं। तो देखिए, इतना सिंपल नहीं है। आज आपको एक एक चीज डिटेल में पता चल जाएगी कि कैसे आप जो चीज सोच रहे होते हैं उसी का एड आपके सामने आ जाता है। BMW का एड सिर्फ उसके पास ही क्यों जाता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है, गरीब लोगों के पास क्यों नहीं जाता है? और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका इस डेटा से क्या मतलब, ये इस डेटा के पीछे क्यों पड़ी है? तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे महंगी चीज क्या है, तो उसका एक आंसर होगा कि अटेंशन। अगर किसी भी तरीके से आप लोगों की अटेंशन ले आते हैं तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। इतने सारे स्पोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अटेंशन क्रिकेट को मिलती है क्योंकि क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसलिए क्रिकेट के पास ज्यादा पैसा है। क्रिकेट के अंदर भी सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच को अटेंशन मिलती है, इसलिए सारे मैचेस में सबसे ज्यादा पैसा इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है। चाहे कोई मूवी हो, कोई प्रोडक्ट हो, किस एक्टर को ज्यादा पैसा मिलेगा सब डिसाइड होता है कि किसके पास ज्यादा अटेंशन है। अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे आप लोगों की अटेंशन खींच सकते हैं तो आप भी मालामाल हो सकते हो, क्योंकि दुनिया भर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो घर घर जाके उस प्रोडक्ट को नहीं दिखाते हैं, बल्कि जहां पे लोगों की अटेंशन होती है वहां पे जाके उस प्रोडक्ट को दिखा देते हैं, और ऐसे ही लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अगर एक मेट्रो स्टेशन में ज्यादा भीड़ है और दूसरे मेट्रो स्टेशन में कम भीड़ है, तो जिस मेट्रो स्टेशन में ज्यादा लोग होंगे वहां पे ऐड दिखाने में ज्यादा पैसा देना होगा। अभी जो अटेंशन का गेम है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, सोशल मीडिया आया है, इन्होंने इस पूरे गेम को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। आज के डेट में आप देखोगे कि दुनिया की जो अमीरों की लिस्ट है उसमें टेक बिलियनियर्स भरे पड़े हैं। यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिलियंस में कमाते हैं। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, अमेजॉन के जेफ बेजोस, गूगल के लैरी पेज, टिकटॉक के ज़ैंग यिमिंग, ये सब टेक बिलियनियर्स आज के डेट में सबसे पावरफुल लोग हो गए हैं। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपनी ऐप के जरिए फ्री में सोशल नेटवर्किंग दी, फ्री में एंटरटेनमेंट दिया और लोगों का डेटा लिया, और फिर उस डेटा की मदद से लोगों की अटेंशन कंट्रोल की और टारगेटेड एडवर्टीजमेंट चलाए। 2023 में सोशल मीडिया का ओवरऑल मार्केट साइज $231 बिलियन का होने वाला है। कई कंट्रीज की तो इतनी जीडीपी नहीं होती है। देखिए, जब भी आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अकाउंट बनाते हैं तो आप और उस सोशल नेटवर्किंग साइट के बीच में एक डील होती है, और वो डील ये होती है कि आप सोशल मीडिया साइट जो है, जो ऐप है, उसको अपना डेटा देंगे और उसके बदले में सोशल मीडिया साइट जो है वो आपको अपनी नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट देंगी। अकाउंट बनाते टाइम टर्म्स एंड कंडीशन पे जो आप छोटा सा क्लिक करते हो वो एक लीगल एग्रीमेंट पे साइन करने जैसा होता है, जो इसी बात की डील करता है। ऐसा करके जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड के लोगों का डेटा इकट्ठा करती हैं, उस डेटा से पैटर्न्स बनाती हैं और आपकी हैबिट्स जो है उनको ऑब्जर्व करती हैं, और एडवर्टाइजर्स के पास जाके उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं। इसको आप इस तरीके से समझ लो कि आपने खुद की एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई और पूरे दिल्ली के अंदर उसको फ्री में दे दिया। लोग उसको यूज कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, और हर चीज से आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है। और अकाउंट बनाने से पहले ही आपने क्लिक करा लिया था कि आपका डेटा मैं यूज कर सकता हूं। ऐसे करके पूरे दिल्ली के लोगों का डेटा आपके पास आ गया। अब उस डेटा को आपने उठाया और डेटा साइंस और अटेंशन इंजीनियर्स की मदद से आपको यह पता चलता है कि दिल्ली के अंदर जो सीपी का एरिया है वहां के लोग कॉफी ज्यादा पी रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे पी रहे हैं। तो आपने क्या किया, आप कॉफी की एक बहुत बड़ी कंपनी के पास गए, आपने उस कंपनी से कहा, आप ये क्या टीवी में ऐड दे रहे हो, अखबारों में ऐड दे रहे हो, इधर उधर बैनर लगा रहे हो,
आप ये जो एड्स हैं ये मुझे दो और मैं आपका एड सिर्फ उन लोगों को दिखाऊंगा जो कॉफी के एडिक्टेड है, उनकी हर एक हैबिट मुझे पता है, मेरे पास डेटा है और इससे कन्वर्जन बहुत ज्यादा होगा। जो ट्रेडिशनल आपका एडवर्टीजमेंट का तरीका है उससे ज्यादा कन्वर्जन होगा। और वैसे भी एक अखबार में जो एड दिया जाता है वो दिन में 1 या 2 बार खुलता है और बाकी टाइम अखबार किसी कोने में पड़ा रहता है। लेकिन एक मोबाइल जो है वो इंसान के सबसे करीब होता है। अगर आप किसी के मोबाइल में घुस गए तो फिर इससे पर्सनल और क्या हो सकता है। तो इस तरीके से एक बेसिक मॉडल बना जो कि अपग्रेडेड वर्जन है एडवर्टीजमेंट का। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमने तो जब फेसबुक अकाउंट बनाया था तो बस हमने नाम, एज, ईमेल ये दी थी, बहुत ज्यादा हुआ था 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर दे दिया था, तो इन साइट्स को हमारे बारे में इतना कुछ कैसे पता चल जाता है। देखिए, जब आप एक अकाउंट बनाते हो तो आप अपनी बेसिक डिटेल्स तो देते ही हो, लेकिन आप क्या लाइक कर रहे हो, किस पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हो, कितने टाइम एक्टिव हो, कौन से दिन उसको यूज नहीं कर रहे हो, कौन कौन सी लोकेशन पे जाके उसको यूज कर रहे हो, आप जो सोशल मीडिया के ऊपर इमेज पोस्ट करते हो उसके एग्जिट डेटा से जो आपके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता चल जाते हैं, कौन से कैमरा से आपने फोटो ली है वो पता चल जाता है, फाइल साइज, डेट, हर एक चीज पता चल जाती है। आप कभी ट्राई करिएगा अपनी इमेज को ऑनलाइन एग्जिट डेटा उसका चेक करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक पिक्चर में कितनी सारी डिटेल्स होती हैं और ये सारी डिटेल्स सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती हैं वो सेव करके रखती हैं। ये लाइक, कमेंट, शेयर बटन ये एक्चुअल में एक ट्रैकर की तरह काम कर रहे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली आपकी हरकतों को, आपकी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया साइट्स को दे रहे होते हैं। ये जो लाइक और कॉमेंट शेयर करके आप छोटा छोटा डेटा अपना दे रहे हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, अगर आप ये नहीं दोगे तो आप इनके किसी काम के नहीं हो। उस केस में ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये आपको इनके प्लेटफॉर्म को नहीं यूज करने देंगी। 2018 में फेसबुक के सीईओ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई यूजर ऐसा कह रहा है कि हमारा डेटा मत यूज करो, एडवर्टाइजर्स को मत दो, तो उस केस में इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए उनको पैसे देने होंगे। पहले क्या होता था कि जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते थे तो आपको बार बार डिटेल्स डालनी होती थी, मतलब कि एक बार डिटेल्स डाल के वेबसाइट लॉगिन की, फिर दोबारा साइट खोलोगे तो फिर सारी डिटेल्स लॉगिन वगैरह करनी होगी। हर बार जब आप वेबसाइट पे जाते थे तो वेबसाइट आपको एक यूनिक यूजर की तरह ट्रीट करती थी। वेबसाइट की खुद की कोई मेमोरी नहीं होती थी, तो उसको नहीं पता चल पाता था जो आदमी अभी वेबसाइट यूज कर रहा है वो पहले यूज करके गया है कि नहीं। फिर मॉन्टुली नाम के एक आदमी कुकीज लेके आए। आज की डेट में जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वो आपसे कहता है कि एक्सेप्ट कुकीज, आपसे परमिशन लेता है, तो जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो वेबसाइट आपकी डिटेल्स ब्राउजर में सेव कर देता है। ये जो कुकीज होती है ये एक तरह से वेबसाइट की मेमोरी की तरह एक्ट करती है। अब मान लो आप टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे आपने कुकीज एक्सेप्ट कर ली, यहाँ आपकी सारी डिटेल्स जो है वो सेव हो जाएंगे। अब दोबारा आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट आपकी जो डिटेल्स है वो याद रखेगी, इस वेबसाइट के पास आपका डेटा सेव हो गया, जो भी डिटेल्स आपने डाली होंगी। फिर मान लो आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने जो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी डिटेल्स भरनी पड़ी, तो वो वेबसाइट जो है वो डिटेल्स याद कर लेगी। फिर एक थर्ड पार्टी कुकीज भी होती है जिसमें ये वेबसाइट जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। आप कभी कभी किसी वेबसाइट पे जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे फेसबुक का लाइक बटन है और जब आप लाइक करते होंगे तो उनके फेसबुक पे आ जाता होगा, तो वो थर्ड पार्टी कुकीज है। तो इस तरीके से ये लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो इन कुकीज की मदद से अलग अलग वेबसाइट पे जो आप दौड़ दौड़ के इन्फॉर्मेशन देते जाते हो वो ये सारा कुछ ट्रैक करती हैं। जिस वेबसाइट पे ज्यादा लोग जाएंगे वहां ज्यादा अटेंशन, ज्यादा डेटा और ज्यादा पैसा है, इसलिए अलग अलग तरीके से वेबसाइट्स आपको ट्राई करती हैं और अपनी वेबसाइट पे बुलाती हैं, यूजर बनने को कहती हैं, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स उनके पास है। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ज्यादा डेटा होगा और उतने ज्यादा पैसे होंगे। और जब एक बार यूजर्स वेबसाइट पे आ जाता है तो ये वेबसाइट डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स के पास जाके एड्स नहीं दिखाती है, बल्कि इन एडवर्टाइजर्स और वेबसाइट के बीच में होते हैं गूगल एडसेंस या फिर फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क या फिर माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग या अमेजॉन एडवर्टाइजिंग। ये सबके अलग अलग है, ये इनका काम एक ही होता है। ये एक तरह से मिडिल मैन होते हैं वेबसाइट और एडवर्टाइजर के बीच में। इनका काम होता है कि रेलेवेंट एड्स जो हैं वो वेबसाइट पे लगा के वेबसाइट के यूजर्स को दिखाना, और ये सारी चीजें ये लोग थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू करते हैं। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट मैंने खोली है, साइड में ये जो एड आ रहा है, अगर मैं इसके बाद जूतों वाली वेबसाइट पे जाऊं और कॉन्टिन्यूअसली सर्च करते रहूं तो अगली बार जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आऊंगा तो जूतों से रिलेटेड एड आ सकता है। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू ये सारी वेबसाइट इंटरकनेक्टेड रहती है। अब इस चीज में आप ये भी कह सकते हैं एड ही तो दिखा रहे हैं, हम लोग खरीदेंगे ही नहीं इनसे, हम बाहर जाके खरीद लेंगे। इस पूरी चीज को आप ऐसे समझ लो कि आप घर में अपने मॉम एंड डैड के साथ डिसाइड करके निकलते हो कि स्कूल के लिए हमें जूते खरीदने हैं, और आपके घर के निकलने से पहले ही पूरे मार्केट को पता हो कि ये तीनों मार्केट में आके जूते खरीदेंगे, और जो दुकानदार ज्यादा पैसे देके ऐड दिखाएगा मिडिल मैन के थ्रू, उसी के जूते दिखाए जाएंगे। तो यही रीजन है कि आज की डेट में ये जो डेटा है, लोगों का डेटा है, ये मिडिल ईस्ट के ऑयल से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। 2017 में द इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें डेटा को ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किया गया था। अब क्योंकि ये डेटा वैल्यूएबल होता है तो हैकर्स वगैरह जो होते हैं वो भी अलग अलग साइट से अटैक करके डेटा चुरा भी लेते हैं आइडेंटिटी फ्रॉड वगैरह करने के लिए। जैसे मान लो आपने ओला, उबर, इन सब पे किसी पे प्रोफाइल बनाई और उनके सर्वर पे अटैक करके हैकर्स आपका डेटा चुरा लें, और उसको चुराने के बाद ये जो हैकर्स होते हैं या तो उस डेटा को बेच देते हैं या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड वगैरह
करते हैं। जैसे 2021 में एयर इंडिया के 4.5 मिलियन कस्टमर का डेटा हैकर चुरा कर ले गए थे। ये लोग सालों से वहां पे डेटा मेंटेन कर रहे थे, यूजर अकाउंट बनवा के हैकर्स आए और सारा डेटा लेके चले गए। ऐसे ही 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन कस्टमर्स का डेटा चुरा लिया गया था और उसको चुरा के डार्क वेब पे बेच दिया गया था। और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आपकी जो ईमेल आईडी है या कार्ड डिटेल्स हैं, ये कभी ना कभी इन पे अटैक हुआ। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एक वेबसाइट है haveibeenpawned.com, तो इस पे आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के चेक कर लेना कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है कि नहीं। और ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि इस डेटा को इकट्ठा करके फिर ये लोग अलग अलग तरीके से फिशिंग अटैक वगैरह भी करते हैं। ये जो डेटा आपका कलेक्ट किया जा रहा है, इसकी मदद से आपके बिहेवियर और आपके जो नेक्स्ट एक्शन होंगे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। इस डेटा की मदद से आप किसको डेट कर रहे हैं, किसके पास कौन सा जॉब ऑफर है, किसके पास कौन सा इंश्योरेंस है, कौन पे कर सकता है, कौन नहीं पे कर सकता, कौन किस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर सकता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, रिलीजियस ओपिनियन क्या है, वोट किसको कर सकता है, ये सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं। मैं अभी समझाता हूं आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पेरिस में एक लड़की थी जूडा। तो जूडा ने अपने ब्रेकअप के बाद टिंडर यूज किया और जब वो यूज कर रही थी तो उसमें उसको अपनी प्रोफाइल की रेटिंग को लेकर कुछ डिससेटिस्फेक्शन था। तो उसने टिंडर को कई सारे ईमेल भेजे, 6 महीने तक कंटिन्यूअसली ईमेल भेजे कि आप मेरा जो डेटा है उसको भेजो, मुझे चेक करना है कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं। यूरोप के जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो वहां पे आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो कंटिन्यूअस फॉलोअप करने के बाद, ईमेल भेजने के बाद 800 पेजेस का डेटा भेजा टिंडर ने। सिर्फ कुछ दिनों टिंडर यूज करने पे 800 पेजेस का डेटा इकट्ठा कर लिया था टिंडर ने। जूडा जो थी उस डेटा को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि जो जूडा को खुद के बारे में नहीं पता था, उससे कहीं ज्यादा टिंडर को उसके बारे में पता था। उस डेटा से यह पता चला कि टिंडर को यह तक पता था कि वीक में कितनी बार वो लोनली फील कर रही थी, किस तरह के लड़के उनको पसंद है, किस किस टाइम पे वो लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकती थी, कितने मैसेज किन किन लड़कों को भेजे, न्यू ईयर उन्होंने अकेले बनाया, म्यूजिक टेस्ट क्या, लोकेशन, पसंद नापसंद, उनकी एक एक डिटेल टिंडर के पास थी। अब आप सोच के देखिए, इतनी डिटेल अगर आपको मिल जाए किसी की, तो आप उसको मैनिपुलेट करना कितना आसान होगा। उसका पॉलिटिकल ओपिनियन हो, किसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कराना हो, कितना आसान होगा। यहां तक कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनके ऊपर मल्टीपल टाइम इंक्वायरीज बैठ चुकी हैं कि ये लोग जो आपका मोबाइल है, जो आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, डिवाइस के थ्रू आपकी आवाज भी सुन सकते हैं। हालांकि ये प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन इस पे भी इंक्वायरी बैठी है। सीएनबीसी का जो यूट्यूब चैनल है, उस पे मार्क जुकरबर्ग वी डोंट यूज मोबाइल डिवाइसेस माइक्रोफोन करके एक पूरी इंक्वायरी पड़ी हुई है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। एक्चुअली लोगों के साथ क्या हो रहा था कि वो फोन पे जो भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, अगले दिन या 1-2 दिन बाद उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट उनके सामने आ जा रहे थे। हालांकि ये बात प्रूव नहीं हो पाई, लेकिन सोशल मीडिया कंपनी ने ये जो इनका डेटा का गेम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अगर किसी घर के अंदर वाइफ जो है वो वॉशिंग मशीन सर्च कर रही है, तो घर के अंदर जो कमाने वाला बंदा है, अगर वो हस्बैंड है, तो उसको वॉशिंग मशीन का एड रिकमेंड होने लग जाएगा अगर वो सेम वाईफाई में है। ब्राउजर हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, सोशल मीडिया एक्टिविटी, लोकेशन, डेमोग्राफिक डेटा, इन सारी डिटेल से बड़े आराम से आपके बिहेवियर, कौन सा कंटेंट आप देख रहे हैं, किस हिसाब के प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं, हर एक चीज पता लगाई जा सकती है और उसके हिसाब से फिर आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। और आपकी जो एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होती है, अपडेट भी होती रहती है कि पहले आपको ये पसंद है और आज की डेट में आपको ये पसंद है। और फेसबुक में इसलिए बार बार फेसबुक का नाम ले रहा हूं क्योंकि फेसबुक फेमस है। बाकी जब भी मैं बात कर रहा हूं तो मैं सारे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने से पहले एक बार जब आप टर्म्स एंड कंडीशन पे यस कर देते हो, तो उसके बाद आपका डेटा लेने के लिए ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत बोरिंग तरीके से बनाया जाता है। लीगल टर्म्स उसमें बहुत यूज करते हैं, जिसको एक्चुअल में समझने के लिए एक लॉयर की जरूरत पड़ जाए। मतलब एक आम आदमी उसको पढ़ ही नहीं सकता। इनके प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो एकदम सिंपल टू यूज होते हैं, ताकि आप उसी से चिपके रहो। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे होते हैं कि एक आदमी को समझने में घंटों लग जाते हैं, इसलिए लोग बिना पढ़े यस कर देते हैं। 20,000 से भी ज्यादा वर्ड्स और लंबे फॉर्मेट में ये टर्म्स एंड कंडीशन जानबूझ के बनाए जाते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है उसको भी जानबूझ के बोरिंग बनाया जाता है। प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हो या फिर कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी तरह दिखाया जाता है, ताकि पढ़ने का मन ही ना करे। 2017 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनाथन और एनी ने नेम ड्रॉप नाम की एक फेक वेबसाइट बनाई एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें इन्होंने 543 स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाया और सेम फॉर्मेट में टर्म्स एंड कंडीशन बना के, जैसे सोशल मीडिया कंपनी बनाती हैं, उसको बनाया और इस ऐप में इंटीग्रेट कर दिया। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन बनाई थी इन्होंने, इसमें एक चीज इन्होंने ये की, पैराग्राफ 2.3.2 में एक चीज डाल दी कि जो इस टर्म एंड कंडीशन को यस करेगा, उसका पहला बच्चा जो होगा वो लीगली नेम ड्रॉप का जो ओनर है उसका हो जाएगा। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इनको चेक करना था कि हाँ कितने लोग बोलेंगे। 1/4 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी लोग थे उन सब ने इन टर्म्स एंड कंडीशन पे यस कर दिया। इन टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर मल्टीपल टाइम डिस्कशन हो चुके हैं। फेसबुक ने मल्टीपल टाइम कहा है कि हम स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगे, यूजर का डेटा सेफ रहे, मतलब कि फेसबुक हमारा डेटा मिस यूज नहीं करेगा। इस चीज को लेकर फेसबुक खुद स्ट्रिक्ट रूल बनाएगा।
कहने का मतलब यह है कि जो लड़ाई चल रही है डेटा की, इसमें हर एक यूजर अकेला है, इसमें गवर्नमेंट का भी कोई सपोर्ट नहीं। आजकल आपने देखा होगा फेसबुक पे कई लोग पोस्ट करते हैं कि फेसबुक को मैं अनुमति नहीं देता हूं मेरा डेटा यूज करने की, ये सब करके पोस्ट करते हैं। उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में डेटा देने की अनुमति पहले ही हो चुकी है। 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, टर्म्स एंड कंडीशन में अप्लाई, उसको देखिएगा आप। इन दिखाया था कि कैसे सोशल मीडिया कंपनीज आपका डेटा लीक करके मिसयूज करती हैं, उसको कैसे बेच देती हैं। सोशल मीडिया कंपनीज में आपस में भी अटेंशन को लेके, डेटा को लेके बहुत कंपटीशन है। जिस प्लेटफॉर्म के पास सबसे ज्यादा यूजर्स रहेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिविटी होगी और ज्यादा अटेंशन होगी और डेटा ज्यादा कलेक्ट होगा, मतलब कि ज्यादा प्रॉफिट होगा। और ज्यादा डेटा कलेक्ट होने के बाद ये लोग उस डेटा से पैटर्न बनाते हैं ताकि और एक्यूरेट गेस कर पाए कि यूजर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसलिए इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज का बस एक ही एम है, जिसके लिए लोग दिन रात काम करते हैं कि कैसे भी करके आप इनके ऐप से चिपके रहें। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार कहा था कि फेसबुक, गूगल हमारे कंपटीशन तो हैं, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। हमारा असली कंपटीशन तो एक आदमी की स्लीप यानी कि नींद है, क्योंकि यही वो टाइम है जब यूजर के ऊपर कोई एल्गो काम नहीं करती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर सोशल मीडिया कंपनी जो है वो दुनिया के बेस्ट माइंड, बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करके उनसे सिर्फ यही करवा रही है कि कैसे भी करके आप इनके ऐप से चिपके रहें। और ये काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। जो पहले आप अपने फ्रेंड से मिलने जाते थे, फन करते थे, वो टाइम आज की डेट में आप मोबाइल को देते हो। बाहर ग्राउंड में खेलने जाते थे, वो टाइम अब इनके पास जाता है। 1 मिनट के लिए भी अगर कहीं लाइन लगी और वहां पे वेट करना पड़ जाए तो तुरंत मोबाइल निकल जाता है हर किसी का। इनफैक्ट मूवी हॉल के बीच में अगर ऐड आ जाए उसके बीच में भी मोबाइल निकल जाता है, वो टाइम भी इनके पास जाता है। वॉशरूम में बैठ के जो आप पहले सोचते थे, आज की डेट में वो टाइम भी इनके पास चला गया है। लोग बिना मोबाइल के वॉशरूम तक नहीं जाते। हस्बैंड वाइफ भी जो साथ में बैठते थे, वो आज की डेट में अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं, तो वो टाइम भी इनके पास जाता है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि पार्टनर्स में लड़ाई होती है कि ये बस मोबाइल में ही लगे रहते हैं। कई लोगों के बॉस तक नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉय मोबाइल में लगे रहते हैं। मतलब रोजी रोटी तक दांव पे लगा के लोग अगली रील में क्या होने वाला है इसके पीछे पड़े। और इससे बड़ा एडिक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। पूरे दिन भर में जो आप सोते हो, बस उसका तोड़ नहीं है इनके पास। बाकी सब चीजों के लिए इन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट अटेंशन इंजीनियर बैठा के आपका टाइम और अटेंशन इन एप्स पे लगा दिया है। आप कोई रियलाइज ही नहीं होने देंगे कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन के लिए आप मोबाइल खोलोगे और कब आप रील पे पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो सर्च करने जाओगे, अपने कोई काम की वीडियो देखने जाओगे, आप शॉर्ट्स पे कब पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर इसको आप ध्यान से समझो तो कुछ चुनिंदा अटेंशन इंजीनियर या फिर बड़े बड़े दिमाग या फिर बड़ी कंपनियों के मालिक कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों का अटेंशन और इंटरेस्ट कहां पे होगा। एक इंसान का अटेंशन यानी कि ध्यान जहां पे होता है वहीं से उसकी मेमोरीज बनती हैं। अगर अटेंशन पे भी कंट्रोल किसी और का होगा तो वो हमारी लाइफ कहां रही। जिस तरीके से कैपिटलिज्म ने सिर्फ वीकेंड छोड़ा जीने के लिए, ऐसे जब आपकी एज हो जाएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आपकी मेमोरी तक नहीं रहेगी आपके पास। यही जो ट्रेंड्स होते हैं, ट्विटर के ट्रेंड्स, रील्स के ट्रेंड्स, बस यही मेमोरीज रहेंगी। सिर्फ ऐड दिखा के प्रोडक्ट बेचने की बात होती तो भी ठीक था, लेकिन इस डेटा से आपकी सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर भी कंट्रोल किए जाते हैं। बिग डेटा और डेटा माइनिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि पूरी पॉपुलेशन के बिहेवियर और पैटर्न को समझा जाता है। फिर उनको टारगेटेड कंटेंट दिखाया जाता है, ऐसा कंटेंट जिससे इन सोशल मीडिया कंपनीज के जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो जाए। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि जिस दोस्त को आप ऐड करते थे अपनी प्रोफाइल में, जिस क्रिएटर को आप फॉलो या सब्सक्राइब करते थे, आपको सिर्फ उसका कंटेंट दिखाया जाता था। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे, भले ही आपने किसी को भी फॉलो कर रखा हो, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको खुद से कंटेंट रिकमेंड करते हैं। आप अच्छा कंटेंट देखो, आपकी ग्रोथ उससे ज्यादा अच्छी हो। सोशल मीडिया कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि बस उनके ऐप पे आप पड़े रहो। इसलिए आपके डेटा को एनालाइज करके आपको वो कंटेंट परोसा जाता है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा टिके रहो। एक कैसीनो की स्लॉट मशीन की तरह पूरे कंटेंट को डिजाइन किया जाता है। एक एक स्क्रॉल पर आपके लिए सरप्राइज है, इस उम्मीद में कि अगली बार कुछ और नया मिलेगा। इंसान 4-4, 5-5 घंटे इन एप्स पे बिता देता है। नोटिफिकेशन को जानबूझ के रेड कलर का रखा जाता है, ब्लू कलर का रखेंगे तो वो उतना टेम्पटिंग नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आप मोबाइल बंद करके बगल में भी रख दो और एक नोटिफिकेशन आए तो आप कैसे भी करके एक बार मोबाइल खोल लो, उसके बाद इनके इंजीनियर आपको रील तक पहुंचा के ही मानेंगे। और एक बार आपने अगर रील्स वगैरह पे 2-3 घंटे बिता दिए तो इतना हाई डोपामिन रिलीज होता है कि बाकी काम में फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो लोग बुक्स पढ़ते होंगे या फिर जो स्टूडेंट्स होंगे, आप नोटिस करिएगा कि ये रील्स वगैरह देख के तुरंत फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है। कंटेंट में आपको ज्यादातर वही चीजें रेकमेंड की जाती है जिस चीज में आप बिलीव करते हो। अगर आप राइट विंग के हो तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा केस में राइट विंग के कंटेंट सजेस्ट होंगे, और अगर आप लेफ्ट विंग के हो तो आपको ज्यादातर केसेस में लेफ्ट विंग के कंटेंट सजेस्ट होंगे। और क्योंकि ऐसे केसेस में एक ही तरफ की इंफॉर्मेशन मिलती है तो इससे लोगों के ओपिनियन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो बिलीव करने लगते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। किसी के लिए बीजेपी देश के लिए थ्रेट है, किसी के लिए कांग्रेस जो है वो देश के लिए थ्रेट है। बीच का कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूजर्स को वही मिल रही
रही है जो वो सुनना चाहते हैं। और जब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लेके कभी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे जब ये सारे यूजर्स मिलते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आते हैं, लड़ाई होती है। और इस तरीके का जो पोलराइजेशन होता है वो सोशल मीडिया कंपनी को सूट करता है। अगर आप देखोगे तो कोई भी आदमी फेसबुक आउटरेजियस पॉलिटिकल कंटेंट देखने के लिए नहीं आता है। लोग अपने यार दोस्त से कनेक्ट करने, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर यूजर्स को यही दे दिया जाएगा तो वो प्लेटफॉर्म जल्दी छोड़ देंगे। इसलिए सोशल मीडिया कंपनी जो होती है, जो आपकी फीड होती है, उसको काम एंड कंपोज नहीं रखती है, बल्कि फास्ट पेस और आउटरेजियस फीड रखती है। क्योंकि फेक न्यूज जो होती है वो इंटरेस्टिंग होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जो ट्रूथ होता है, लर्निंग होती है, ये बोरिंग होती है। आपको जो पूरा डेटा सोशल मीडिया कंपनीज के पास होता है, इस डेटा में पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई हैं और इस डेटा को खरीद के आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर रही हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं। मार्च 2018 में द गार्जियन और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह पता लगा कि फेसबुक ने अपने 50 मिलियन यूजर्स का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिक करके एक कंपनी है उसको दे दिया। अब कैम्ब्रिज एनालिटिक जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने हायर किया और कैम्ब्रिज ने इस डेटा की मदद से जितने भी यूजर्स थे उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई और इसकी वजह से यह पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं और कितने ऐसे यूजर हैं जिनको थोड़ा सा अगर पुश किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर देंगे। और जब ये सारा डेटा बना लिया गया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो कंटेंट था डेली बेसिस पे सुबह शाम इन यूजर्स को दिखाया गया और इसकी वजह से 87 मिलियन लोग जो थे वो प्रो ट्रंप हो गए थे। 50 मिलियन डेटा था, लेकिन इस डेटा की मदद से आपके जो दोस्त यार कनेक्टेड रहते हैं उनका डेटा भी फेच कर लिया गया था, इसलिए ज्यादा लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन जब ये खबर बाहर आई तो फिर इसके बाद मार्क ज़करबर्ग की यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल सर्विस कमेटी में हियरिंग शुरू होती है। यूट्यूब पे पड़ी है पूरी हियरिंग, एक बार आप देख लेना। तो इस चीज के लिए 2022 में फेसबुक के ऊपर $725 मिलियन का जुर्माना डाला गया और इसके बाद फेसबुक ने यूके और यूएस के न्यूज़पेपर में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट निकाल के फ्रंट पेज पे अपने जो यूजर्स थे उनसे माफी मांगी। इसी तरीके से आयरलैंड डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने 1.2 बिलियन यूरो का फाइन लगाया था इसी डेटा को लेके। रशिया ने यूएस में 126 मिलियन लोगों को कंटेंट दिखा के मैनिपुलेट किया था 2016 के इलेक्शन में। इंडिया के अंदर भी ऐसे एलिगेशन लगते आए हैं, लेकिन आप सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि वो प्रूव नहीं हुए तो वो फिर बोलना ठीक नहीं रहेगा। और सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर सिर्फ पॉलिटिशियंस को डेटा बेचने के ही एलिगेशन नहीं लगते, बल्कि दंगे कराने के भी एलिगेशन लगते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इसने रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया कि फेसबुक की वजह से म्यांमार में दंगे बढ़े। एक्चुअली फेसबुक की जो एल्गो है वो ज्यादा एंगेजमेंट वाले पोस्ट और वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करती है। उसको इससे मतलब नहीं है कि सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उनको एंगेजमेंट और प्रॉफिट से मतलब है। तो म्यांमार में क्या हुआ कि उस टाइम पे एंटी रोहिंग्या फेसबुक के ऊपर पोस्ट बहुत चल रहे थे और वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे और फेसबुक की एल्गो उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही थी। इन पोस्ट की वजह से काफी दंगे बढ़ के और लोगों की जान भी गई। फेसबुक के ऊपर ये एलिगेशन है कि फेसबुक को जब पता था कि दंगे हो रहे हैं उनके पोस्ट की वजह से, तो उन कंटेंट को रोकने की बजाय उनको और प्रमोट क्यों किया गया। एक विसल ब्लोअर फ्रांसिस जो फेसबुक की एम्प्लॉय थी, उन्होंने 10,000 इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक कर दिए। तब पता चला कि फेसबुक को इन सब के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग उसको प्रमोट कर रहे थे। रोहिंग्या कम्युनिटी के एक मेंबर हैं, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि जैसे दुनिया के बाकी लोग रहते थे वैसे हमारा भी रहने का सपना था, लेकिन फेसबुक ने हमारा ये सपना तोड़ दिया। सोशल मीडिया कंपनीज की जो एल्गो है वो डिजाइन ही इस तरीके से है कि जहां पे ज्यादा एंगेजमेंट होगी, मतलब कि लाइक्स, कॉमेंट, शेयर ये सब ज्यादा होंगे, वो उसको ज्यादा प्रमोट करेगी और ये एंगेजमेंट एक्सट्रीम और भड़काऊ कॉन्टेंट पे सबसे ज्यादा होती है। अब जैसे मैं एक ट्वीट करूं कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मुझे बहुत पसंद है, और वहीं मैं दूसरा ट्वीट करूं कि रोहित शर्मा अभी तक का ग्रेटेस्ट प्लेयर है, ना उसकी तरह कोई आया है और ना ही कोई आएगा, और जो इस चीज को नहीं मानता वो बेवकूफ है। अब आप बताओ किस पोस्ट पे ज्यादा रिएक्शन आएंगे, ज्यादा एंगेजमेंट होगा, अटेंशन कहां ज्यादा होगी। इसलिए आप देखोगे कि जो लोग फार राइट कंटेंट बनाते हैं या फिर फार लेफ्ट कंटेंट बनाते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक दो सेब खराब हैं जिनकी वजह से ये पूरा बास्केट खराब हो रहा है, बल्कि ये जो पूरा सिस्टम है और ये जो एल्गो है ये डिजाइन इस तरीके से हुई है कि खराब सेब को ही रिवॉर्ड दिया जाता है। इसलिए नफरत और एक तरफा बात करने वाले लोग जल्दी लाइमलाइट में आते हुए दिखेंगे आपको। मेलिसा रेयान ये एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट रही हैं जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी स्टडी करती थी। इन्होंने कहा कि जो अगली कंटेंट होता है वो ज्यादा वर्क करता है, और ये जो पूरा एल्गोरिदम है जो यूजर एक्टिविटी के हिसाब से काम करता है, इस एल्गो को अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई पावरफुल आदमी चाहे तो बड़ी आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकता है कॉम्प्यूटेशनल प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, मतलब कि अपने फेवर की न्यूज वायरल करा सकता है जिससे उस पार्टी को फायदा हो। और इसमें मेनली काम आते हैं बॉट्स। ये जो आप देखते होंगे कि कई वेबसाइट पे कंप्यूटर चैट्स
अपने आप रिप्लाई करने लगते हैं। आप हाय हाउ आर यू बोलोगे तो उसके रिप्लाई अपने आप आ जाएंगे। तो वो बॉट्स होते हैं, वो कोई ह्यूमन नहीं होता है। तो ऐसे करके लाखों करोड़ों बॉट्स अकाउंट बन जाते हैं और फिर उन बॉट्स अकाउंट से अपना प्रोपेगेंडा चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। मान लो आपको केक बहुत पसंद है, आपके दिमाग में आया कि जितने भी केक के अकाउंट्स हैं उनके मैं सारे पोस्ट लाइक करूंगा। अब इसके लिए आपको पहले तो सर्च करना होगा केक वाले अकाउंट कहाँ है, फिर उसमें से उनके पोस्ट देखने होंगे, फिर जाके लाइक करना होगा। लेकिन इसकी बजाय आप एक अकाउंट बनाओ, उसमें कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट ऐड कर दो, तो वो खुद सारे अकाउंट सर्च करके लाइक शेयर जो मैसेज करना वो कर देगा। और इसी चीज को बॉट कहते हैं। तो इन बॉट्स की मदद से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ फैलाना हो, किसी पार्टी के बारे में बताना हो कि ये चाइना से मिली हुई है, तो इन बॉट्स अकाउंट का यूज करके मल्टीपल मैसेज करवाए जा सकते हैं, ट्रेंड चलवाए जा सकते हैं, कमेंट करवाए जा सकते हैं, जिससे एक माहौल बनता है। मान लो किसी कंट्री को किसी एनवायरमेंट डील से बाहर होना है किसी मजबूरी की वजह से, तो पेड मीम पेजेस और बॉट अकाउंट से आप बढ़िया सिग्मा म्यूजिक लगा के सोशल मीडिया पे एक माहौल बना सकते हो कि देखिए खुद इन कंट्रीज ने इतने सारे एसी इतने साल तक लगाए और ये अब हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें यूज करके किसी भी कंट्री के लोगों का ओपिनियन चेंज किया जा सकता है। जब वो वॉर करने जा रहे हो, किसी पॉलिसी को सही दिखाना हो, तो ये सारी चीजों का यूज होता है। और ये जो ट्रेंड है ये डे बाय डे काफी खतरनाक होता जा रहा है। आप नोटिस करोगे तो पहले बात होती थी मैनिफेस्टो की, पॉलिसीज की, लेकिन आज की डेट में कौन सा नेता कितना ज्यादा पॉपुलर है, अटेंशन लोगों की किस नेता पे है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ कंट्रीज तो इन सोशल मीडिया साइट्स को एज अ टूल यूज कर रही हैं दूसरी कंट्रीज को पीछे करने के लिए। बाइट डांस का आपने नाम सुना होगा, जो चाइना की कंपनी है, जो टिकटॉक की ओनर है, वो चाइना के अंदर जो टिकटॉक है उसका वर्जन एकदम अलग रखती है यूएस के कंपैरेटिवली। इंडिया में तो अभी फिलहाल बैन हो गया, इसलिए यूएस का एग्जांपल देके बताता हूं। चाइना के अंदर जो टिकटॉक चलता है, अगर 14 साल से कम का कोई यूज करता है तो उसको साइंस एक्सपेरिमेंट, देश के बारे में, कल्चर, ये सारी वीडियो आती हैं, एजुकेशनल वीडियोस आती हैं। यहां तक कि लिमिट भी रखी गई है 40 मिनट पर डे की। लेकिन सेम टिकटॉक यूएस के अंदर बिल्कुल अलग कंटेंट दिखाया जाता है और ऐसे ऐसे वीडियोस चलाए जाते हैं वहां पे जिससे लोगों को सीखने को नहीं मिलता, लोग डम होते हैं। और इस चीज का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है, एक सर्वे का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। यूएस में एक सर्वे हुआ था जो सीएनबीसी में पब्लिश भी हुआ था। उसमें यूएस के मैक्सिमम बच्चे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते थे और वहीं चाइना में जब सेम सर्वे हुआ तो वहां के बच्चे एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते थे। अब देखिए, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, मैंने आपको डराने के लिए या फिर सोशल मीडिया छोड़ देने के लिए नहीं बनाई है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि अवेयरनेस बढ़ सके, जो चीज हो रही है वो आपको पता चल सके और अगली बार जब नेक्स्ट टाइम पार्लियामेंट में डेटा प्रोटेक्शन का बिल आए तो आपको पता हो कि ये बिल कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो बनाई है। और ऐसा नहीं है कि ऐड दिखाना बहुत खराब चीज है, सोशल मीडिया गलत है। सोशल मीडिया की वजह से ना जाने कितने फायदे हुए हैं, अगर मैं गिनवाना चालू करूंगा तो रात हो जाएगी, इतने ज्यादा फायदे हुए हैं। लोग कनेक्टेड रहते हैं, इमरजेंसी में आप 50 लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे फायदे हैं। इनफैक्ट ये जो कंटेंट भी आप देख रहे हो, इस पे ऐड चल रहे हैं, इस वजह से आप फ्री में देख पा रहे हो, वरना पैसे देने होते। और इसकी वजह से ना जाने कितने गरीबों का फायदा हुआ, कितने लोगों ने फ्री में कोडिंग सीखी है, अपनी लाइफ अच्छी की है। लेकिन एक्चुअल में ये काम कैसे कर सकता है और इसके जो नेगेटिव साइड है वो किस तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं, वो मैंने बस डिस्कस करने की कोशिश की है। और मैंने ये भी ट्राई किया कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका सोल्यूशन भी रखूं आपके सामने। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की, लेकिन सच बात यह है कि इससे बचने का कोई परफेक्ट सॉल्यूशन है ही नहीं। आप ऐप डिलीट कर दो, आप मोबाइल छोड़ दो, बैंक ऐप्स हैं, ट्रांजैक्शन, ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि आपका डेटा इधर उधर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो फिलहाल तो बस एक यही सॉल्यूशन है कि हमारी गवर्नमेंट इतने अच्छे डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाए कि ये सारी चीजें कंट्रोल में आए। थैंक यू।